हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3 जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। कौन से चैप्टर की? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके अभी तक हम 25 क्वेश्चन स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इन एमसीक्यूज की जो पीडीएफ होगी, जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इस कंप्लीट यूनिट के जो एमसीक्यू, इस एमसीक्यू की एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर जो रीजनिंग और एसरेशन वाले क्वेश्चंस है वो होंगे। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जो कंप्लीट हमारे एमसीक्यू की पीडीएफ होगी। तो अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या पूछा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब जो ये 4 सरफेसेस दिखाए गए हैं, इन चारों सरफेसेस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके अंदर होगा? ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है? फोर्थ फिगर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया ज्यादा है। बट इसका आंसर फोर्थ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो ये चार्ज है ये क्या होता है? टोटल चार्ज। जो कोई भी सरफेस इनक्लोज करके रखता है उसका टोटल चार्ज। अब चारों के चारों फिगर्स के अंदर चार्ज सेम है सभी में, और सभी का मीडियम भी सेम है। जब चार्ज सेम है, मीडियम सेम है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? सभी के अंदर सेम होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, सेम इन ऑल फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया है? 8 डायपोल्स, 8 डायपोल्स हैं हमारे पास ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ई, ईच आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब। एक क्यूब के अंदर हमने 8 डायपोल्स को प्लेस कर दिया है। तब हमें ये बताना है कि जो क्यूब के बाहर फ्लक्स आएगा वो कितना होगा। देखो, अगर हम 8 डायपोल्स लेते हैं तो एक डायपोल का मतलब एक पर चार्ज माइनस ई है और एक पर चार्ज प्लस ई है। तो इसके अब हमें पता है कि जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। डायपोल के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि एक प्लस ई है और एक माइनस ई है, तो टोटल चार्ज हो गया 0। जब चार्ज एक डायपोल का चार्ज 0 होगा तो दूसरे डायपोल का भी टोटल चार्ज 0। तो इस तरह से 8 डायपोल्स का जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाएगा? 0। जब चार्ज 0 हो गया तो हमारा फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा कि 0 फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो। Two parallel infinite line charges plus lambda and minus lambda are placed with a separation distance r. दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन से, इनफाइनाइट मीन्स ऊपर से भी इनफाइनाइट नीचे से भी इनफाइनाइट। एक पर चार्ज है प्लस लैम्डा, दूसरे पर है माइनस लैम्डा। इनके बीच की सेपरेशन है प्लस आर। ठीक है, फ्री स्पेस है मतलब बीच में वैक्यूम है, एयर है। The net electric field exactly midway between the two line charges. बिल्कुल ठीक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक बीच में का मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी है? r/2, और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है? r/2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। कितना होगा? E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे r क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन दी है और वो पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो अब हमें यहाँ पर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 2 वायर्स हैं। कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, कितनी होगी? लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस r/2।
ठीक है, अब सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r बाई 2 कहां पर गया, ऊपर। तो ये दोनों वायर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट के ऊपर। अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सिंपली हमें क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से, जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा होगी, तो वो आर के साथ किस तरह से वैरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मीन्स जितना ज्यादा ये दूर पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इनके बीच की कितनी इस पॉइंट पे r बाई 2। तो 2 कहां पर चला गया, ऊपर चला गया। इसी तरह सेकंड वाली की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है और इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। टू स्फीयर हैव देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दो स्फीयर हैं, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, सिग्मा ए बाई सिग्मा बी। उसका रेशियो कितना है, 2:3, और उनकी रेडियाई का रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ आर ए टू आर बी, रेशियो कितना है, 3/2। दो स्फीयर दिए हुए हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। हमें क्या बताना है यहाँ पे, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर, इनका रेशियो बताना है। ठीक है, अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन द स्फीयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ पे, और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बी कितना होगा, क्यू बी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी का स्क्वायर। अब हमें रेशियो बताना है चार्जेस का, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल। अब हमें बताना है चार्जेस का रेशियो, क्यू ए बाई क्यू बी को हम अलग से लिख लेंगे, आर बी का स्क्वायर और आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई सिग्मा बी। हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिग्मा ए बाई सिग्मा बी की वैल्यू है 2/3, क्यू ए बाई क्यू बी, आर बी बाई आर ए बाई आर बी कितना 3/2, और हमें चाहिए आर बी डिवाइड बाई आर ए, तो कितना हो जाएगा 2/3 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा, क्यू ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज। अब इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो 2/3 का स्क्वायर मीन्स कितना है ये 4/9, तो ये कितना हो जाएगा 9/4। इस साइड लेके आएंगे तो 9/4 कैंसल कैंसल, तो हमारा आंसर क्या कितना आ गया 3:2। तो 3:2 मीन्स हमारा आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। द पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम। दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है 1 कूलम है। एक्सर्ट ए फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं म्यूचुअली व्हेन दे आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर।
मीन्स जब उनके बीच की डिस्टेंस होगी 1 मीटर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्जेस की वैल्यू 1, डिस्टेंस की 1, तो कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मीन्स हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें फिगर दिखाया गया वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है -q +q, और ये डायपोल मोमेंट p, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी है। और हमें ये बताना है कि ये जो डायपोल है वो रेस्ट में रहेगा, लेफ्ट में मूव करेगा, राइट में मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है। अब देखो डायपोल, डायपोल पर नेगेटिव इस तरफ है तो ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव इस तरफ है तो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मूव लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत क्लोज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक जगह पर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इस चार्ज पे। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स लगेगा और डायपोल हमारा मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड लेफ्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में P और Q दो प्लेट्स दी है। अगर हम ध्यान से देखें तो P और Q का जो एरिया है वो सेम है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, बस इनको हमने प्लेस अलग अलग जगह पे रखा है। जो हम P देखते हैं, P के अंदर से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और Q के अंदर से 2 लाइंस पास हो रही है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमारा उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सी, फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एट पॉइंट P एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट पॉइंट Q। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1। एक बॉडी है उस पे चार्ज है Q1, चार्ज ऑन अनदर बॉडी एंड इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी बॉडी है। अब जब यहाँ पे अगर ये बॉडी और ये एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है, मार्कर पर चार्ज है और इसको हम पेजेस के नजदीक लेकर आएंगे, टच नहीं करवाना है, ठीक है, दूर रखना है। लेकिन दूर रखने के बावजूद भी इंडक्शन के थ्रू इस वाली बॉडी में क्या आ जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चार्ज इंडक्शन के थ्रू कितना आ गया, Q2 आ गया। तो अब हमें बताना है कि Q1 और Q2 में का रेशियो कितना होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे 4 चार्जेस हैं, ठीक है, तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू कितना चार्ज आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे कितना चार्ज आ सकता है, एक चार्ज आ सकता है। अगर एक आ गया तो Q1 बड़ा हो गया Q2 से, 2 आ गया तो भी Q1 बड़ा है Q2 से, 3 आ गया तो भी Q1 बड़ा है Q2 से, और अगर 4 आ गई तो ये इक्वल हो गया। तो मतलब पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही है, या तो Q1 हमेशा बड़ा रहेगा Q2 से या इक्वल होगा। कभी भी Q2 इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर जो 5वां नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा, कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब Q2 बड़ा नहीं हो सकता, Q2 बड़ा नहीं हो सकता Q1 से। तो
तो इसका मतलब रेशियो ये रहेगा, या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा। तो Q1 by Q2 इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज। अब हमारे पास यूनिट क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q1 Q2। हमें बतानी है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो हमने क्या कर लिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख ली है। तो अब हमें इसकी यूनिट बतानी है। चार्जेस की यूनिट कूलम का स्क्वायर, कांस्टेंट है कोई यूनिट नहीं है, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल हैंग फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड। एक बॉल, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वी पुट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट एट ए पॉइंट। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां पर जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरफ जा रही है। अब यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया और वो भी कैसा ले लिया, पॉजिटिव। अब जो टेस्ट चार्ज है वो है तो छोटा, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और इस टेस्ट चार्ज का यूज क्या होता है, ये बताता है कि इस सोर्स चार्ज ने, ये जो सोर्स चार्ज है ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको बताने का काम कौन करता है, ये टेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने मेजर की, तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आई, मेजर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, F/Q नॉट, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है EA। तो हमें ये बताना है कि जो हमने मेजर्ड वैल्यू है EM और एक्चुअल वैल्यू है EA, दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों इक्वल होंगी या कोई बड़ी होगी इनमें से एक। तो ये देखो टेस्ट चार्ज का काम क्या होगा, इसकी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। अब ये पॉजिटिव है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगी, सोर्स चार्ज की तो इस तरफ है और टेस्ट चार्ज की इस तरफ है। तो यहाँ पर देखो जो सोर्स चार्ज है वो बड़ा है, बिगर है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, लेकिन टेस्ट चार्ज छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी। बट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कम आएगी। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज ने कैंसल आउट कर दिए। हम इसका मेजरमेंट करें टेस्ट चार्ज को कितना भी छोटा क्यों ना ले लें, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी होगी ही होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो कैंसल आउट कर देगा। अगर ये टेस्ट चार्ज होता नेगेटिव तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अंदर की तरफ जाती, क्योंकि नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ जाती है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती ग्रेटर देन एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल तो सिर्फ इतनी थी प्लस टेस्ट चार्ज की वजह से थोड़ी सी और ऐड हो गई है, तो इसकी वजह से मेजर्ड ग्रेटर बन गई है। तो मेजर्ड वैल्यू स्मॉल होगी अगर हमारा चार्ज Q नॉट है पॉजिटिव और सोर्स चार्ज भी है पॉजिटिव। मेजर्ड वैल्यू स्मॉल होगी अगर टेस्ट चार्ज है नेगेटिव और सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इन विच केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगी,
कौन से केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी सेंटर पर? तो देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये क्यों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हो वहां पर मान लो +1 कूलम। सिंपल है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, जहां पर भी फोर्स निकालना, कुछ भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, वहां पर मान लो +1। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस 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 प्लस। ये प्लस इसको रिपेल करेगा उस तरफ, ये प्लस इसको रिपेल करेगा इस तरफ। दोनों सेम चार्ज है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट। इसी तरह ये पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट। और फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो, बाकी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एसरेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, और उसी वीडियो के बाद तुम्हें इस पूरे यूनिट के एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी।